नमस्कार। नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने सबसे कठिन दौर में अपने सबसे चुनौती भरे साल से गुजर रहे हैं। जेन जी का आंदोलन, जेन अल्फा का आंदोलन, आर्थिक समस्या एवं संवैधानिक संस्थाओं के चरमराने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति, ये सभी प्रमुख कारण हैं। और जिस तरीके से इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं बनाई गई या नहीं बनी, उसके कारण जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसी पॉलिटिकल हायरार्की में, उसका अभाव है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर वो चमकते हुए सितारे आज भी हैं, जिसके लिए इनके समर्थक, इनके वोटर्स, इनके चाहने वाले इनको भगवान का दर्जा भी देते हैं। अभी हाल में ही पटना में कुछ लोगों ने इनके नाम पर मंदिर बनवा दी है और इस देश में पर्सनालिटी कल्ट की एक लंबी फहरिस्त है। इंदिरा गांधी को भी किसी समय 71 के युद्ध के बाद जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया तो इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में दिखाया जाने लगा। लालू यादव को इनके समर्थक भगवान कृष्ण के रूप में कई पोस्टर में दिखाते रहे हैं। सो मच सो कि नीतीश कुमार को भी इनके समर्थक कभी राम, कभी कृष्ण और कभी गांधी के रूप में दिखाते रहे। अभी हाल में नरेंद्र मोदी को लेकर के इसी तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही है। कुछ लोगों ने इनके लिए मंदिर बनवाई, कुछ लोग इनको भगवान मानते हैं, वगैरह वगैरह। आज हम आपसे एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई संयोग है या भारतीय राजनीति में ये कोई एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड है या भारतीय जनमानस की ऐसी कुछ सोच है कि जो इस देश में एक डेफिनिट पॉलिटिकल ट्रेंड या एक प्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल कल्चर को पनपने का मौका देता है। आज हम बात इंदिरा गांधी के उत्थान और पतन से नरेंद्र मोदी के उत्थान और संभावित पतन का एक पैरेलल ड्रॉ करें। ये अजीब इत्तेफाक है कि जब इंदिरा गांधी के राजनीतिक इतिहास को, उनके उतार चढ़ाव, उनकी पॉपुलैरिटी और उनके चुनौती भरे दिन, उनके अवसाद वाले पीरियड को नरेंद्र मोदी से कंपेयर कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो समानांतर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा एक प्रयास है, कदाचित इसको सुनने के बाद आपको एक दिलचस्प रुझान, एक दिलचस्प ग्राफ नजर आएगा कि भारतीय राजनीति में समय समय पर एक निश्चित अंतराल के बाद ऐसे विभूति आते हैं जो राजनीति की दिशा और दशा तय कर देते हैं और उनमें बहुत समानताएं हो। आइए सबसे पहले आपको इंदिरा गांधी की कहानी को ब्रीफ में बता देते हैं, फिर हम आपको पैरेलल ड्रॉ करके बताएंगे कि कैसे नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने कैसे राजनीति में अपने ग्राफ को आगे बढ़ाया, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई और फिर उनकी 84 में हत्या कर दी गई। ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी एक राज्य से निकलते हुए कैसे केंद्र में आए, प्रधानमंत्री बने और लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे और अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लोकप्रियता का ग्राफ बड़ी तेजी से गिर रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी के पतन का ट्रेंड, उनके पतन का ग्राफ इंदिरा गांधी के राजनीतिक पतन से मिलता जुलता है क्या? इंदिरा गांधी नेहरू की पुत्री, जन्म से ही बड़ी शार्प, बहुत इंटेलिजेंट, सो मच सो कि 1917 में जन्मी ये गुड़िया, जिसको बहुत सारे कांग्रेसी गूंगी गुड़िया भी बोलते थे, वह 1955 में यानी मात्र 38 साल की आयु तक आते आते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य बन गई और 4 साल के बाद 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी बन गई। उस वक्त संजय गांधी, इनके जो दूसरे पुत्र थे, वो 13 साल के ही थे। संजय गांधी को मैं इसलिए रेफर कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल का एक अभिन्न अंग है संजय गांधी और उनकी कुख्यात नीतियां, उनके रोल, जिसने इंदिरा गांधी को बहुत बदनाम किया। अंततोगत्वा उनकी एक प्लेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। 1960 में ही इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी की मृत्यु हो जाती है और 42 साल की उम्र तक आते आते विडो हो जाती है। इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन में एक सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। आप सबको पता है कि उस युद्ध में भारत बुरी तरह से हार गया था और नेहरू जी का जो पंचशील का सिद्धांत था वह चारों खाने मुंह के बाहर गिर गया। कई इतिहासकार इसको मानते हैं कि कदाचित चीन से हुई करारी हार के सदमे को नेहरू जी बर्दाश्त नहीं कर सके और अगले ही
साल उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में चाइना ने नेफा अभी का अरुणाचल प्रदेश का जी नॉर्थ ईस्टर्न, उसका पूरा नाम जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरियाज बोलते हैं, उसमें असम का प्लेन वगैरह भी था, उसके बहुत सारे हिस्से पर चीनियों का कब्जा हो गया। इंदिरा गांधी संभवतः उस वक्त, अगर मुझे ठीक से याद हो, तो वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभाल रही थी या किसी रोल में थी कांग्रेस। नेहरू जी के मना करने के बावजूद या उनके इच्छा के विरुद्ध इंदिरा गांधी असम जाती है। उस वक्त चाइना के ऑक्यूपेशन के कारण उस इलाके में हड़कंप मचा हुआ था, लोग पलायन कर रहे थे और खासकर प्लेन एरिया से जो असमीज थे, अरुणाचल प्रदेश के लोग थे, वो भाग रहे थे। कहते हैं कि इंदिरा गांधी वहाँ जाती है और अपने ओजस्वी भाषण से लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है और वो कहती है कि जब तक चाइनीज वहाँ से हटता नहीं है तब तक मैं आपके साथ रहूँगी। उनके इस बयान को, उनके इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को BBC लंदन सहित दुनिया के बहुत सारे प्रेस, इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन ड्रॉ होता है और अंततोगत्वा यूनाइटेड नेशंस के दबाव के बाद 21 नवंबर 1962 को चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम करते हुए नेफा या जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया था वहाँ से वो वापस चला जाता है और मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल लाइन मान लेता है। उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो जाता है। उस वक्त देश में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी, जो नेहरू जी के लॉयलिस्ट थे, वो चाह रहे थे इंदिरा गांधी को बना दिया जाए। जगजीवन राम भी उस रेस में थे, हम प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन चूंकि इंडो चाइनीज वॉर, चीन से युद्ध के समय बहुत प्रमुख भूमिका अदा की थी इंदिरा गांधी, लेकिन अभी बहुत प्रीमैच्योर था उसको बनाना, तो अंततोगत्वा लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और इंदिरा गांधी उसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनी। आपको पता है कि उसके 3 साल के बाद ही, मतलब चाइना युद्ध के 3 साल के बाद ही 1965 में फिर पाकिस्तान से एक युद्ध होता है। पाकिस्तान बुरी तरह से हारता है। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी का गूंजता है। शास्त्री जी छोटे कद के महान नेता, अपने पराक्रम का लोहा उन्होंने मनवाया। पाकिस्तान बुरी तरह से हारा, लेकिन कहते हैं कि रूस के ताशकंद शहर में एक समझौते के दरमियान, समझौता होने के बाद बड़ी रहस्यमय स्थिति में 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो जाता है और फिर देश में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसी में किसी नेता का जन्म होता है और वो बड़ी राजनीतिक पारी खेलता है। और शास्त्री जी के असामयिक निधन के कारण जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाती है। उस वक्त उनकी आयु मात्र 48 साल। याद रखिए, संजय गांधी का जन्म हो चुका था और संजय गांधी अपने बचपने से निकलकर प्रौढ़ होने की स्थिति में या एडल्टहुड प्राप्त करने की स्थिति में था। संजय गांधी का उम्र उस वक्त 19 या 20 वर्ष का रहा होगा। उसके बाद रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है और फिर प्रधानमंत्री का पद कंटिन्यू करती। इस बीच क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते, तो उसमें जगजीवन राम वगैरह प्रमुख थे और बहुत सारे लोग चाहते, उनको गूंगी गुड़िया कहते थे। इंदिरा गांधी को अपना पराक्रम, अपनी राजनीतिक कौशल, इन सबों को साबित करना था और ये मौका उनको मिल गया 1971 में। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल सिचुएशन कुछ अजीब था। जहां वेस्ट में पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा था जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और बंगाल से जो कट करके हिस्सा बना था उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। यानी पाकिस्तान जो आज का है वो उस वक्त 2 टुकड़ों में था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के बड़े लोकप्रिय नेता थे और दोनों में जो झगड़ा था ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान पंजाबी, पठानी और उर्दू बहुल इलाका था। उनका खान पान, देह भाषा सब बिल्कुल अलग था, रहन सहन, संस्कृति सब अलग था। जबकि ईस्ट पाकिस्तान वो बंगाली नेशनलिज्म एक तरह से था, वो बंगला बोलते थे और उनका देह भाषा, कद काठी सब बिल्कुल अलग था। चुनाव हुआ और मुजीबुर रहमान को, मुझे ठीक से याद हो तो 168 में 167 सीट शायद आ गया, लेकिन अय्या खान जो डिक्टेटर था पाकिस्तान का, उसने नहीं माना और इतिहास के कुछ क्रूरतम नृशंस हत्याओं के दौर में एक वो भी दौर आया। वेस्ट पाकिस्तान का आर्मी, पुलिस लाखों लोगों की हत्या कर दी, हजारों हजार
बंगाली मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया, बच्चों को पटक पटक कर मार दिया, और जो दृश्य, उस दृश्य को याद करते हुए कुछ लेखक लिखते हैं, इतिहासकार लिखते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते। वो जो रेन ऑफ टेरर था वो इतना भयानक था, इतना क्रूर था कि इतिहास में उसको लोग हिटलर के जो कंसंट्रेशन कैंप है उसको याद करते हैं, और पोल पोट का जो रेजिम था उससे उसकी तुलना की जाती है, खमेर रोज का, जिसमें मार कर खोपड़ी जमा कर दिया गया। बहरहाल तो उसके बाद जो बंगालीज हैं उनका पलायन शुरू हो जाता, और बंगला भाषी जो इस पाकिस्तान के लोग थे करोड़ों की संख्या में वो भारत के ज़मीन पर आने लगे, और स्थिति बहुत ख़राब होने लगी। और वो दौर था, कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो अपने साथ अवसर भी लाती है। वो जो राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य स्थिति उत्पन्न हुई, उसने इंदिरा गांधी को एक बहुत बड़ा मौका दिया, और इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया। उस वक़्त जो सेना प्रमुख थे जनरल मानेकशॉ, सैम बहादुर, जिन पर फिल्म भी बनी, बहादुर योद्धा, कर्मठ, ईमानदार, निडर और पक्का देशभक्त। हालांकि उस वक़्त भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इंटरनेशनल प्रेशर को झेल जाए, लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने उस वक़्त के प्रेसिडेंट निक्सन, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उसके साथ डिप्लोमेटिकली बातचीत की, वो फ्रांस गई, वहाँ पर राष्ट्रपति से बात की, और जो डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल प्रेशर को उन्होंने रोक करके रखा या उसको मैनेज किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। और उसने इंदिरा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक कुशल राजनेता के रूप में स्टैब्लिश किया। वेस्ट पाकिस्तान ने गलती की और इसने अपने तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया, इसके हवाई जहाज़ वेस्टर्न फ्रंट पर बम गिराने लगे, और फिर युद्ध की घोषणा हो गई, और ओनस पाकिस्तान पर गया। भारत ने, इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने युद्ध की घोषणा नहीं की, लेकिन हम पर आक्रमण हुआ है तो हमको जवाब देना है। वो इंटरनेशनल एक कन्वेंशन भी है। इनफैक्ट फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा, यानी वेस्ट पाकिस्तान अटैक करेगा, तो हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन निक्सन, वो अमेरिका के साथ, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ था। उसने कहा कि 13 दिन में उसका जो नौसेना का बेड़ा है वो पहुंच जाएगा बे ऑफ बंगाल में। मानिक साहब बहादुर सेनाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 12 दिन में हम बांग्लादेश को आज़ाद कर देंगे, और वही हुआ। पाकिस्तान का जनरल नियाजी वो सरेंडर करता है, वो तस्वीरें आपने देखी होगी, सरेंडर करता है, और भारत की मदद से एक नए मुल्क का जन्म होता है, बांग्लादेश। मुजीबुर रहमान उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बात अलग है कि 4 साल के बाद ही, संभवतः 1975 में, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, तब के बांग्लादेश के आर्मी चीफ के द्वारा। और एकमात्र बच्ची बचती है, शेख हसीना, जो भी प्रधानमंत्री थी, जिनके विरुद्ध स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ, और वो भी भारत में शरण लिए हुए। अब मैं बताना क्या चाहता हूं कि युद्ध में जब विजय मिलता है तो जो राजनेता होता है उसको बहुत प्रसिद्धि मिलती। ठीक वैसा ही जैसे नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2014 में शासन संभाला, और 2014 तक आते आते भारत, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, भारत को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सॉफ्ट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। आप याद कीजिए, मनमोहन सिंह यद्यपि ईमानदार, कर्मठ और बेदाग छवि के व्यक्ति, अर्थव्यवस्था में भारतीय इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जो उन्होंने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति लाई, उसके लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। उनके इस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसीज़, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़, अर्थव्यवस्था में किए गए सुधार के कारण ही आज भारत जहाँ है, जहाँ खड़ा है, वहाँ है। लेकिन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के रिश्ते, और मनमोहन सिंह पर उस वक़्त राहुल गांधी इमैच्योर्ड थे, वही हरकत कर रहे थे बाय एंड लार्ज जो संजय गांधी उस वक़्त के मिनिस्टर के साथ करते थे। यदि वो वाक़या याद हो आपको, तो भरी मीटिंग में, नेहरू जी की भरी मीटिंग में, इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग में संजय गांधी ने जलील कर दिया था। उसके बाद जगजीवन राम 1974 में वहाँ से अलग हुए, और फिर जनता पार्टी वो करके सरकार बनी। बहरहाल तो बताना ये चाह रहे हैं कि उस युद्ध में जीतने के बाद इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार माना गया। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। मैं यही पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। 2014 में या उसके पहले जितने टेररिस्ट अटैक हुए, 26/11, उसके पहले
वाजपेयी जी के समय में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए, मुझको याद है होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, भद्द पिटा दी। एक एक दिन में 4-4, 5-5 बार सीरियल अटैक्स होता था। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अपीजमेंट के नाम पर तमाशा हो रहा था। कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नंगा नाच कर रहा था और कांग्रेस के लीडर्स वहां जाते थे, सर मत्था पटकते थे और लगता था कि भारत सकम कर गया है। उग्र आतंकवादियों का हमला इस तरीके से हो रहा था जैसे गिद्ध भारत को नोच के खाना चाहता है। उस स्थिति में मोदी जी आए 2014 में और उसके बाद चीज़ें बदली। और जब इन्होंने मजबूती से कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह हुए तो इनको भी वही दर्जा मिलने लगा जो इंदिरा गांधी को मिला 71 में, दुर्गा का अवतार। लेकिन कहते हैं ना कि जब देश और समाज आपको सर पर चढ़ाएगा, जब आपको उपलब्धि मिलने लगेगी, जब शोहरत मिलने लगेगी, तो इंसान है, इंसान का मन भटकता है, इंसान अहंकारी हो जाता है। और 71 के उस युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की नीतियां इस देश में असंतोष का कारण बनने लगी। कैसे 2014 के बाद 19 में भयंकर बहुमत मिला मोदी जी को, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से अहंकार आया, इंस्टीट्यूशंस को कब्जा में करने की बात शुरू हुई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, विरोधियों पर कार्रवाई, प्रेस पर कब्जा, ठीक उसी प्रकार 71 के बाद इंदिरा गांधी ने वही काम शुरू किया। जब असंतोष भड़क रहा था तो, और उस वक़्त याद कीजिए संजय गांधी ने मारुति का अपना मारुति लॉन्च किया, कहते हैं कि मिडिल क्लास का ड्रीम कार बन करके आया। तो जो असंतोष भड़क रहा था तो उसको शांत करने के लिए बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि पोखरण में विस्फोट किया गया, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1, एंड स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम दिया गया। पोखरण राजस्थान में एक जगह है जहां फिर वाजपेयी जी के समय में दूसरा पोखरण विस्फोट हुआ। यह हुआ था 18 मई 1974। उसके बाद से चीज़ें अपने स्थान से बिगड़ने लगी। बेरोजगारी की समस्या, स्टूडेंट्स का एजिटेशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा और मनमानी शुरू हो गया, जैसे अभी शुरू हुआ है। हर विरोध को, आपसे असहमति को विरोध और विरोध को देश विरोधी कहा जाने लगा। यानी अगर आप मोदी का विरोध कर रहे हैं तो आप देश का विरोध कर रहे हैं, अगर आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। यही फीलिंग उस समय होनी शुरू हुई। इंदिरा गांधी का विरोध का मतलब देश का विरोध। और फिर महत्वपूर्ण फैसला आता है 25 जून 1975, जब इंदिरा गांधी के का जो इलेक्शन था उस पर जजमेंट आ जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और उसके बाद इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इनफैक्ट जबरदस्ती सिग्नेचर करा करके और इमरजेंसी लाए। अभी भी वही स्थिति है। राष्ट्रपति कैसे दस्तखत करता है आपको पता है। ये सिलसिला वहीं से शुरू हो। जैसे इंदिरा गांधी जहां कहती थी वहीं दस्तखत करते थे राष्ट्रपति, आज भी वही है। बाई एंड लार्ज मोदी जी जहां कहेंगे वहीं दस्तखत करेगी राष्ट्र। तो इमरजेंसी लगा और इमरजेंसी के दरमियान जो संजय गांधी का रोल हुआ, उसने इंदिरा गांधी को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो कलंक दिए जिसको लेकर वो इस दुनिया से विदा हो गई। इमरजेंसी में प्रेस पर, मीडिया पर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर अंकुश लगाए गए, गिरफ्तारियां स्टार्ट हो गई। इधर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया और सैकड़ों नेता जेल में भर दिए गए। जॉर्ज फर्नांडिस का मुंबई में रेलवे स्ट्राइक, ये सारे उसी दौर के किस्से थे। वाजपेयी जी का, तो ये सारे नेता उस दौर के थे, सबकी गिरफ्तारी शुरू हो गई। इमरजेंसी में संविधान बदला गया, 42वां संशोधन हुआ और सारे सिविल राइट्स को कर्टेल कर दिया गया, जिसको अभी लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। ये हर दौर में होता है, हर दौर में होता है। अभी भी ऑलमोस्ट वही स्थिति है। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है। इलेक्शन कमीशन को जो कहेगा वही करेगा। कोर्ट्स की वही स्थिति है, सीबीआई, ईडी की वही स्थिति, लोकसभा के स्पीकर के इंस्टीट्यूशन का वही हाल है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वही हाल है। एक उपराष्ट्रपति ने कुछ, जगदीप धनखड़ ने उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश की, कहानी खत्म। गवर्नर ने कुछ कहा, उसका खत्म। तो ये स्थिति वैसी। ये बात अलग है कि यहाँ पर अभी घोषित इमरजेंसी नहीं। तो मैं वही पैरेलल ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन कर दिया, संविधान के अधिकांश प्रावधान बदल दिए गए, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। और एक तरह से संजय गांधी रेन ऑफ टेरर का मेन हीरो, मेन विलेन बन गए। आपको पता है कि जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया, सारे विरोधी इकट्ठा हुए और जनता पार्टी का जन्म हुआ। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक हार हुई और फिर
मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार बहुत दिन चली नहीं, उठा पटक। लोग कई बार कहते हैं, और आप शायद सहमत होइएगा, कि जो समाजवादी लोग होते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, समाजवादी ये संघर्ष बहुत अच्छा कर सकते, आंदोलन बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चला पाते। कम्युनिस्टों के बारे में यही कहा जाता है। समाजवादियों के बारे में एक धारणा यह भी है कि समाजवादी लोग बहुत दिन तक एक साथ रह भी नहीं सकते और बहुत दिन अलग भी नहीं रह सकते। वही यहाँ हुआ। मोरारजी देसाई की सरकार कई एक पिलर पर खड़ा था, चरण सिंह, जगजीवन राम, इतने सारे पावर सेंटर्स, सरकार चली नहीं और अंततोगत्वा सरकार गिर गई। 79-80 में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीत गई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी को एक चीज समझ में आ गया था कि संजय गांधी के कारण या मेरे उन्हीं नीतियों के कारण गड़बड़ी हुई है, उन्हीं नीतियों के कारण आज ये हाल हुआ है। उस पर रिव्यू किया गया। लोग कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण उस वक्त तक राजनीति छोड़ चुके। जयप्रकाश नारायण बहुत निराश, हताश और दुखी रहे जनता पार्टी में, इंटरनल बिकरिंग्स को लेकर। सो मच सो कि ऐसी स्थिति एक बार हुई कि मुंबई के जसलोक अस्पताल में एक फॉल्स न्यूज फैल गया कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में घोषणा कर, बाद में चंद्रशेखर जी उन्होंने पब्लिक में आकर कहा कि नहीं, जेपी इज अलाइव, वो जिंदा है। बहरहाल 23 जून 1980 को संजय गांधी के एक प्राइवेट प्लेन चला रहे थे, उसमें दुर्घटना हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजीव गांधी पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, एशियन गेम्स वगैरह सारा चीज होता है। और आप फिर इसको समझिए कि जब पॉलिटिक्स में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उसमें कठिनाई होना शुरू हो, तो हर राजनेता को लगता है कि उसके इंटरनेशनल क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी उपस्थिति मजबूती से हो। फिर यहाँ पैरेलल ड्रॉ कीजिए नरेंद्र मोदी जी का 19 के चुनाव के बाद, और खास करके 19 के 20, 21, 22 तक आते आते एग्रेसिवली नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी में वही जो हग पॉलिटिक्स बोलते हैं कि हर को गले लगाने, वो शुरुआत। विश्व गुरु बनेगा भारत, विश्व के मंच पर डंका चलेगा, और हॉडी मोदी, ऑस्ट्रेलिया में सो, अमेरिका में सो, तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई। इटली में जॉर्जिया मेलोनी से पर्सनल केमिस्ट्री, तो हर जगह फिर G7 में जाना, G20 में प्रमुख भूमिका अदा करना। ठीक उसी प्रकार इंदिरा गांधी का यहाँ स्टार्ट हो गया। 80 में जब वो चुनाव जीती तो उनको लगा कि हम अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको फिर से आगे बढ़ाएं। उसके बाद एशियन गेम्स का घोषणा हुआ, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनने लगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट को फिर से रिवाइव किया इन्होंने, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी शुरू की। इसी बीच और बहुत सारी घटनाएं हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 में हुआ, आपको पता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन जो भिंडरवाला था उसको इंदिरा गांधी ने ही खड़ा किया था, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन उसको ही खड़ा किया गया विरोधियों पर अंकुश करने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 8 जून 1984 को होता है। उसके बाद दंगे भड़कते हैं और अंततोगत्वा 2 सिख बॉडीगार्ड ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर के बाद देश भर में दंगे भड़के, सिखों की सामूहिक हत्या की गई। उसमें संजय गांधी के जो पुराने मित्र थे, HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर वगैरह, ये सब का नाम आया। जगदीश सज्जन कुमार की तो अभी मृत्यु हुई है, HKL भगत वगैरह सारे। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि आप इसको ऐसे समझिए कि इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी 1966, और 10 साल होते होते 74-75 तक आते, ऑलमोस्ट 10 साल होते होते एरोगेंस आना शुरू हुआ और इमरजेंसी का घोषणा हुआ। इसलिए याद रखिए, राजनीति में पहली बार कोई जब बनता है राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उसके पास एक विजन, एक ड्रीम होता है जिसको वो ट्रांसलेट कर देता है। अगर जनता फिर से उसको चुनती है अगले टर्म के लिए, तो फिर वो 5 साल, यानी 5 साल के बाद जो 5 साल मिलता है उसमें उसको कॉन्सोलिडेट करता है। लेकिन उस पीरियड में उसको एरोगेंस, पर्सनालिटी कल्ट, उसके पास कॉटरी घेरने लगता है, उसके आसपास वैसे लोग घुसने लगते हैं जो उसकी चाटुकारिता करते हैं, उसको भगवान बनाते हैं, उसको पावरफुल कल्ट बनाते हैं, और धीरे धीरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का ह्रास होने लगता है, जैसे इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ। मोदी जी के पैरेलल को देखिए, 14 में आए, शानदार काम हुआ, फिर 19 में जीते। इस पीरियड में एक से एक काम हुआ, चाहे वो टेररिज्म पर अंकुश लगाने की बात हो, 370 एब्रोगेट हुआ, 35 से खत्म हुआ, राम जन्मभूमि का विवाद खत्म किया गया, डिजिटल इंडिया आया, इकोनॉमी में बूम हुआ, नक्सल टेररिस्ट एक्टिविटीज को ऑलमोस्ट कंटेन कर दिया गया, फिसिफेरस टेंडेंसीज जो चल रही थी डिफरेंट पार्ट। लेकिन 24 में जो चुनाव हुए, या 24 के पहले ही स्थितियां वही शुरू हो गई 10 साल 11 साल के बाद जो इंदिरा गांधी के साथ हुई 10 साल के। तो फिर क्या हुआ, अब मोदी का जो फेज है
वो 2-3 चीज के लिए जाना जाएगा। पहला, एजेंसीज के दुरुपयोग, ठीक उसी प्रकार जैसे इंदिरा गांधी के समय हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का की अथॉरिटी का इरोजन जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ। क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज। अपेरेंटली लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त वैसे हरकत करते हैं जैसे लगता है कि वो बीजेपी के कोई वर्कर हो। गवर्नर्स का वो हाल कि नतमस्तक, राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं। सो मच सो कि कई प्रमुख वकील, प्रशांत भूषण सहित बहुत सारे वकील अब ये कहना शुरू कर दिए कि कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, कोर्ट के फैसले कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और ये कुछ दिखता भी है क्योंकि जजेस जो फैसला देते हैं उसके बाद या तो राज्यसभा जाते हैं, गवर्नर बनते हैं या विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष बनना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग, प्रेस पर ऑलमोस्ट माने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल। ये एक अंतर था इंदिरा गांधी और मोदी में। इंदिरा गांधी के समय में जबरदस्ती सेंसर किया गया लेकिन प्रेस फिर भी सरकार के खिलाफ कहती थी। यहाँ दूसरा तरीका अख्तियार किया गया, सारे प्रेस को धन्ना सेठों ने खरीद लिया। आज देख लीजिए अधिकांश प्रेस अंबानी और अडानी के हैं और कुछ रजत शर्मा टाइप आदमी है तो वो तो विशुद्ध आरएसएस और बीजेपी का वर्कर टाइप बिहेव करता है। अधिकांश एंकर्स जो नौकरी प्राप्त किए गए हैं सुबह से लेकर शाम तक मोदी की स्तुति गान करते रहते हैं। अर्नव गोस्वामी से लेकर चित्रा त्रिपाठी तक, अंजना कश्यप से लेकर सुधीर चौधरी तक। दूरदर्शन पर ऐसा ही नियंत्रण इंदिरा गांधी का था। आपको याद कीजिए कि संजय गांधी ने विद्याचरण शुक्ल को बना दिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ऐसे ऐसे लोग मिनिस्टर थे जो संजय गांधी के लिए कार का गेट खोलते थे। लोग बोलते हैं उसका जूता चप्पल उठा लेते। एक भीष्म नारायण सिंह थे, बोलता है उनका जूता चप्पल उठा लेता था। तो वो स्थिति धीरे धीरे पैदा होनी शुरू हो जाती है। संजय गांधी के जो एक्टिविटीज थी वो आज के तारीख में मोदी के लिए बहुत सारे लोग करना शुरू कर दिए। विरोध मतलब देश से द्रोह, और यही स्थिति कांग्रेस का समय में। मेरा यह प्रयास सिर्फ आपको यह बताने का है कि प्रजातंत्र में अगर जनता मत देकर अपना नेता चुनती है तो उसको मुद्दों के आधार पर, उसके अचीवमेंट के आधार पर ऐसा किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र में यूं ही ये सिद्धांत नहीं है कि हर 4 साल और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आपने एक बार से अधिक या 2 बार से अधिक मत देना शुरू किया तो फिर वो उपलब्धि पहले आत्मविश्वास में, फिर वो आत्मविश्वास अहंकार में, और वो अहंकार फिर निरंकुशता में बदल जाता है। यह देश आज उसी दौर से गुजर रहा है। और जैसे इंदिरा गांधी को लोगों ने दुर्गा का अवतार बता दिया, मोदी को आज भगवान बनाकर कुछ लोग मंदिरों में स्थापित कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि ज्यों ही ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है यानी इसके पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। जिस तरह से इस देश में जेन जी, जेन अल्फा और अन्य लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, कब तक डिफेंड कर सकेगा कोई? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों की दुर्गति हो गई, स्कूल तबेले हैं, तबेले में स्कूल है। अब मीडिया क्या कहेगा? इन बच्चों को भी पाकिस्तान से फंडेड मूवमेंट का नाम देगा, और अगर देगा तो इसका मतलब वही है कि आप सूरज को बादलों के पीछे कब तक ढक पाइए। एक दिन प्रजातंत्र का सवेरा निकलेगा और नए भारत, प्रजातंत्र के एक नए सूरज का भी उदय हो। हर व्यक्ति देश में एक कालखंड में अपनी भूमिका अदा करता है, उसके बाद उसको दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है। सबकी एक अलग भूमिका होती है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब मार्ग प्रशस्त किए जाने का समय है। इंदिरा ने भी बहुत अच्छा काम किया था, मार्ग उनका भी दूसरे के लिए प्रशस्त करना पड़ता है। परिवर्तन शाश्वत है और इस देश में भी परिवर्तन की वो बयार बह चुकी है। मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।